हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी। हमारे साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जेआरएफ हिस्ट्री की तैयारी करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और हमने इन क्वेश्चन को इस प्रकार फ्रेम किया है कि ये इससे बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्नों को हमने चूज़ किया है और आप मेरे साथ इन प्रश्नों को अटैम्प्ट करिए और अपने आप को वैल्यूएट करिए। प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आपको अपने आप को वैल्यूएट करने का ये बिल्कुल अच्छा मौका है। और देखिए आपके कितने सही होते हैं। यदि आपके आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और यदि आप थोड़ा सा भी नीचे आते हैं, जैसे आपके 25 ही सही होते हैं, तो आपको फिर से उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है जिनमें से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप हमारे साथ इनको अटैम्प्ट करिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। आपको यदि इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, और वहाँ पर आप सारे के सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप कांटेक्ट न कर पाएँ तो आप मेरे इस टेलीग्राम नंबर पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं 7973109547। हमने वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी क्वारीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। लोथल, कालीबंगा, बनावली या फिर चनहुद्रो। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, लोथल से। लोथल से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाई गई हैं। जल भंडार, तो वहाँ से जल भंडार के साक्ष्य तो हमें वहाँ से मिलते ही हैं, लेकिन लोथल जो है, सबसे पहले लोथल से जो रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व करके जाएंगे, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल बनी रहे। आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यदि पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, भोगवान नदी के तट पर है, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। रंगनाथ राव ने 1957 में इसकी खोज की थी। और यहाँ से अन्नागार मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहाँ से सोने के मनके मिलते हैं और मनके बनाने वाला कारखाना भी लोथल से ही मिलता है। एक गोदीवाड़ा, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, वो भी मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ पर युगम शवादान के साक्ष्य यहाँ पर ही मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य भी आपको लोथल से ही मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम कालीबंगा की। कालीबंगन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, इसको कालीबंगा भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये घग्गर नदी राजस्थान में है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की 1953 और 60 में इसको खोजा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये कालीबंगा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली थी। यहाँ पर हल द्वारा जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक, और बेलनाकार मोहर भी यहाँ से मिलती है। पक्की मिट्टी का हल भी यहाँ से ही मिलता है। ये चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ठीक है, और सबसे पहले जब ज्ञात भूकंप के बारे में पता भी हमें कालीबंगा से ही चलता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भूकंप के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, वो कालीबंगा से ही मिलते हैं। और अग्निकुंड यहाँ से मिलता है। ऊँट की हड्डियों के बारे में कालीबंगा से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने बिल्कुल याद रखनी है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं, जिस कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। आपने ये भी याद रखना है कब इसकी खोज की गई थी। अमलानंद घोष ने की थी 1953 में, और 60 में 2 बार इसको खोजा गया था। और ये जो है लोथल 1957 में इसकी खोज की गई थी। आगे बात करते हैं हम बनावली की। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बनावली, और बनावली से रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपको इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैं बताता हूँ आप उनको नोट करते जाइएगा। एक तो ये सरस्वती नदी के किनारे पर है, और हिसार में, हिसार कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, ये सरस्वती नदी के बैंक पर बना हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, और इससे जो इसकी खोज किसने की थी, RS बिष्ट ने। ठीक है, RS बिष्ट ने कब खोजा था इसको, 1973 में। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। ठीक है, मिट्टी के मनके, तांबे की बनी हुई मछली पकने वाली बंसी भी मिली थी। मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप मिला है यहाँ पर। वास्तविक हल के कुछ टुकड़े मिले हैं। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर सोना लगा हुआ, सोना परखने वाली कसौटी यहाँ पर मिली है। कहा जाता है यहाँ पर सोनार का काम भी किया जाता था। और आगे बात करते हैं हम चनहुदड़ो की। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चनहुदड़ो, सिंधु नदी के किनारे पर है। सिंधु नदी कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान में।
यह भी आप याद रखना। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ चनहुद्रो इम्पोर्टेंट शहर है और NG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। NG मजूमदार, ठीक है, ये आप कभी मत भूलना, नोट कर लीजिएगा अलग से आप। 1931 में MG मजूमदार ने इसकी खोज की थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कहा जाता है कि चनहुद्रो एक ऐसी जगह जहाँ पर मोहरें बनाई जाती थी। जो भी वहाँ पर मोहरों का काम होता था वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारखाने पाए गए हैं। मोहर का उत्पाद केंद्र भी इसको माना जाता है और औद्योगिक शहर इसको माना जाता है। मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी का प्रतिरूप और कांसे की खिलौना गाड़ी भी यहाँ से ही मिलती है, ठीक है। और लिपस्टिक के साक्ष्य यदि कहीं को पूछा जाए एग्जाम में कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो भी चनहुद्रो से ही मिलते हैं और मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो से ही मिलता है। राइट ऑप्शन इस प्रश्न का है कि जल भंडार का साक्ष्य कहाँ पाया गया है, वो पाया गया है लोथल, गुजरात से। राइट ऑप्शन यहाँ होगा ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? आर्यों की 5 जनजातियाँ, अनार्यों की 5 जनजातियाँ, एक गांव के 5 मुखिया या फिर 5 गांवों के मुखिया। हमने ये बताना है कि पंचजन का ऋग्वेद में क्या मतलब है, क्यों इसको वहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखिए इसका सही आंसर है राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्यों की 5 जनजातियाँ, जो ऋग्वेद में मेंशन कर रखा है कि 5 पंचजन जिसे कहा जाता है, आर्यों की 5 जनजातियों को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नवपाषाण युग को इंगित करता है? कुणाल, लोथल, दैमाबाद या चिरांद? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। जो नवपाषाणिक स्थल है यहाँ पर वो है केवल चिरांद। चिरांद बिहार के सारायण ज़िले में पड़ता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, ये न्यूलिथिक साइट है और बाकी ये सभी ये न्यूलिथिक साइट नहीं है और चिरांद यहाँ पर न्यूलिथिक साइट है। प्रश्न में यही पूछा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। कुजल कडफिसिस, विम कडफिसिस, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। सबसे ज़्यादा यदि हम कहें तो कनिष्क ने किए थे। सबसे पहले किसने जारी किए थे, वो किए थे ऑप्शन बी, विम कडफिसिस ने, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विम कडफिसिस। जो विम कडफिसिस था इसका समय काल था 90 से लेकर 100 AD के पास में। ये कुषाण वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है और रबातक शिलालेख जिसके बारे में आपने सुना होगा और 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है रबातक शिलालेख के संबंध में, और ये रबातक शिलालेख में ही इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये कनिष्क के पिताजी थे विम कडफिसिस। तो सबसे पहले जो सिक्का जारी किया था सोने का वो किया था विम कडफिसिस ने। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके उसका आंसर भी मेंशन कर सकते हैं। यदि आपका आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक होगा तो हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे हार्ट के साथ। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजा ने सबसे पहले संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? अशोक ने, रुद्रदामन ने, खारवेल ने या फिर गोंडोफर्निस ने? आपने ये बताना है कि सबसे पहले संस्कृत में किस राजा ने अभिलेख जारी किया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है जो संस्कृत का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले लिखा गया शिलालेख है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? ऑप्शन ए है प्रांत, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी नगर परिषद या फिर ऑप्शन डी ग्राम। आपने ये बताना है कि गुप्त काल में भुक्ति शब्द का क्या मतलब होता था, ठीक है, और भुक्ति शब्द का इस्तेमाल किस टर्म के लिए किया जाता था? ये किया जाता था ऑप्शन ए प्रांत के लिए। राइट, यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? शम्स ए सिराज, अफ़ीफ़, अमीर खुसरो, मीर खुर्द या फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर बिल्कुल भी गलत ना करें, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो इस प्रश्न को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। अमीर हसन आला सिजी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनके द्वारा संकलित कृति
फलवाद उल फवाद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यह बताना है कि निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग का अभिलेख है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट करिए कि फलवाद उल फवाद का राइटर कौन है, अमीर हसन आला सिजी। आप इनको नोट करिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार इससे आने की क्वेश्चंस के आने की संभावना बिल्कुल बनी है। आप इसको ज़रूर नोट करिए। आगे प्रश्न को समझते हैं कि फलवाद उल फवाद में अमीर हसन आला सिजी ने किसके लिए ये मेंशन किया है कि उनके द्वारा किए गए काम और उनके द्वारा बोले गए जितने भी लफ्ज़ हैं उसमें मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ कि अमीर हसन आला सिजी ने एक बुक लिखी थी फलवाद उल फवाद, उसमें से निम्न में से हमने बताना है कि किसके द्वारा किए गए कामों का वर्णन और उनके द्वारा कही गई बातों का उसमें वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, और ऑप्शन ए है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है शेख फरीद गंज शकर, ऑप्शन सी है शेख सलीम चिश्ती या फिर ऑप्शन डी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी शेख निज़ामुद्दीन औलिया जी के द्वारा जो भी काम किए गए थे और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वहाँ पर उन्होंने इस फलवाद उल फवाद बुक में मेंशन किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूफ़ी शब्दावली में विलायत शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, विदेशी क्षेत्र, मुखिया का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र या फिर जमींदार का क्षेत्र। देखिए, जो सूफ़ी शब्दावली है, शब्दावलियों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यदि यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे उसके पहले सबसे ज़्यादा शब्दावलियों की टर्म्स आती हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान में करिए। और यहाँ पर हमने बताना है कि विलायत शब्द का अर्थ क्या होता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी आध्यात्मिक क्षेत्र। जहांगीर के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं और जहांगीर का समय काल जितना भी था ज़्यादा लंबा नहीं है। आप उनको थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज़ करिए। उन्होंने जितने भी ऑर्डर्स दिए थे, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस पास किए थे, आप उनको अध्यादेशों को ज़रूर याद करिए। उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया कि जहांगीर ने अपने राजतिलक के तुरंत पश्चात 10वां अध्यादेश किस चीज़ से संबंधित रखता है, किसके रिगार्डिंग उनका जो 10th उनका जो अध्यादेश था, जो ऑर्डिनेंस था, वो किसके रिगार्डिंग था। उस ऑप्शन ए है उसके साम्राज्य में शराबबंदी कर दी थी, ऑप्शन बी है जागीरदारों के क्षेत्र और ऑप्शन सी है राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज करना या फिर ऑप्शन डी किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा ज़बरदस्ती अधिकार जमाने से रोकने के लिए ये अध्यादेश जारी किया गया था। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। जैसे ही जहांगीर अपनी गद्दी पर बैठता है वो तुरंत काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर जारी करता है। 10th नंबर पर उसने ऑर्डर जारी किया था कि राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज होगा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए है सम्राट शाहजहां ने, ऑप्शन बी है महाबत खान, ऑप्शन सी इस्लाम खान या फिर ऑप्शन डी सम्राट औरंगजेब ने। आपने जल्दी से सोचिए इसका आंसर। सही आंसर है राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था सम्राट शाहजहां ने। ठीक है, और कब करवाया था? ये करवाया था 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी में दिल्ली से लगभग, दिल्ली की जो लाल किला है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये स्थित जामा मस्जिद है। बहुत ही है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद को ही माना जाता है। ठीक है, और इसको बनाने में 6 साल लगे थे। ठीक है, 6 वर्ष का समय लग गया था और लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया था इसको बनाते समय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय 10 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर है इसका राइट ऑप्शन ए सम्राट शाहजहां। बहुत ही आसान प्रश्न है। अमीन के पद का सूजन किसने किया था? ये बताना है कि अमीन जो पद था उसको किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। जल्दी से सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? हमने जब भी नहीं आ जाए उसको अंडरलाइन जरूर करना। हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा जगह थे जहाँ से पुर्तगाली अपना व्यापार नहीं करते थे। 3 ऐसे ऑप्शन है जहाँ से पुर्तगाली हमेशा अपना व्यापार करते थे और एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ से पुर्तगाली अपना व्यापार नहीं करते थे। कालीकट से, बरोच से, कोचीन से या फिर माहे से। देखिए, कालीकट भी उनका व्यापारिक ठिकाना था। ठीक है, और बरोच ये भी उनका एक इम्पॉर्टेंट व्यापारिक ठिकाना था। और कोचीन तो उनका सबसे फेवरेट था। ठीक है, और जो माहे है ये पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना
नहीं था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी थी। तो हमने ये बताना है कि बक्सर में अंग्रेजी निम्न में से कौन पढ़ाता था। ऑप्शन ए है मीर जाफ़र, ऑप्शन सी है सिराज उद्दौला, ऑप्शन डी सुजाउद्दीन और ऑप्शन सी है मीर कासिम। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा राइटर था जो बक्सर में अंग्रेज़ी पढ़ाता था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी मीर कासिम। मीर कासिम बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे जो बक्सर में अक्सर अंग्रेज़ी पढ़ाने का काम भी करते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमने बताना है कि कब पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन ए है 1781, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1786, ऑप्शन डी 1788 ईस्वी में। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1773 ईस्वी में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, जिसको पास कौन करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किया जाता है। और भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए ये एक्ट पास होता है, जो 1773 में होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां रहती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए जो ब्रिटिश सांसद थी वो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करती है। उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता है कि 1773 का जो पिट्स जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी कमियों को दूर करना है। ठीक है, उसके तहत एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट एक उनके प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा जाता है। और इस अधिनियम को पास किया जाता है 1784 में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। राइट, यदि आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो और लेकर आ सकूँ, नेक्स्ट सेट में लेकर आ सकूँ। आपके लिए कम से कम मैंने 50 सेट का टारगेट फिक्स किया है कि मैं कम से कम आपको 50 सेट ऐसे दे दूँगा जो आप करके जाएं और एग्ज़ाम में आपको 100% क्वेश्चन उन्हीं में से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको मिस मत करिए और पूरे के पूरे वीडियोस को देखा करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, इसकी स्थापना किसने की थी? जेसी बॉस ने, मेघनाथ शाह ने, होमी भाभा ने या फिर महेंद्रलाल सरकार ने? बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से इसको सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, महेंद्रलाल सरकार ने द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न के बारे में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछता है और उसी से क्वेश्चन आगे फ्रेम होते जाते हैं। कामाघाटा मारू, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा जहाज था कामाघाटा मारू नाम का, और इस पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है बम्बई, कालीकट, बजबज या फिर कलकत्ता। ठीक है, आपने ये बताना है कि कामाघाटा मारू जो जहाज़ था उसके ऊपर जो सवार पंजाबी थे उनकी भिड़ंत अंग्रेजी सेना के साथ होती है, कहाँ पर होती है? आपको थोड़ी सी इसकी मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि कामाघाटा मारू जहाज़ था उसको एक जो पंजाबी थे उनका नाम था बाबा गुरदीप सिंह जी, उन्होंने ख़रीदा था। ये जो बाबा गुरदीप सिंह जी थे ये हांगकांग के रहने वाले थे और इन्होंने ये समुद्री जहाज़ ख़रीदा था, जापानी समुद्री जहाज़ था कामाघाटा मारू। इन्होंने सवार किए टोटल 351 यात्री, उनमें से बहुत सारे पंजाबी थे और कुछ ब्रिटिशर भी थे और कुछ मुस्लिम भी थे। और इनको 4 अप्रैल 1914 को ये यहाँ से शुरू हुए और इन्होंने जाना था कनाडा में, और ख़ास तौर पर इन्होंने कनाडा में जाना था। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब ये जहाज़ कनाडा में पहुँचता है और वहाँ पर एक अध्यादेश पारित कर रखा था, एक एशिया के प्रवासियों को वो यूएसए में और कनाडा में प्रवेश की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस कारण उन्होंने क्या किया कि उसमें से सवार जो 24 ब्रिटिश थे, 24 अंग्रेज थे, उनको तो वहाँ पर कनाडा में उन्होंने उतार लिया, लेकिन बाकियों को वापस कर दिया। वो जहाज़ वापस भारत की तरफ चल पड़ा। ठीक है, जैसे ही वो भारत की तरफ चलता है तो 27 सितंबर, बहुत लंबा सफ़र तय करता है मेरे दोस्तों, कि 27 सितंबर 1914 को जब कोलकाता के बजबज नामक जगह पर जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अंग्रेज़ थे भारत में वो उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिस फायरिंग में 19 सवार जो उसमें थे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक
डिज़ास्टर था जो भारत में किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। यहाँ पर जो बजबज नामक जगह है ये कोलकाता में है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, यदि कोलकाता ऑप्शंस में दे रखा है तो बजबज एक जगह है जहाँ पर वो वापस आते हैं और उनकी भिड़ंत होती है अंग्रेजी सेना के साथ। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपने ये बताना है कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना है भारत में कब से शुरू होती है, 1935 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1951 में? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। देखिए, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद होता है वो होता है 1947 में, उसके बाद बनता है योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन है उसके बाद बनता है, और ये प्लानिंग कमीशन बनता है 1950 में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है काबूर के, ऑप्शन बी है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी या फिर ऑप्शन डी मैज़नी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, और यंग इटली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन किसने किया था हमने ये बताना है, ये रिलेट करती थी मैज़नी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मैज़नी। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो यह प्रश्न आजकल बहुत बार पूछे जाते हैं। कथन और अभिकथन और कारण से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं काफ़ी ट्रिकी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप ऐसे प्रश्नों को नहीं कर सकते। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और उसी के बाद ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको किसी ऑप्शन के बारे में आइडिया हो जाए तो हम धीरे धीरे इन प्रश्नों को सॉल्व करें। कम से कम 7-8 प्रश्न इसी से रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूँ। आप इनको जरूर मेरे साथ अटैम्प्ट करिए और जैसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आप पहले उसका आंसर सोच कर रखिए ताकि आपको पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि निषाद जो मूलतः आदिवासी थे और बौद्ध मतलाविम्बियों के लिए अछूत थे। ठीक है, और कारण यह है कि यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। आपने इसका देखना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो अभिकथन है, जो निषाद है, जो मूलतः आदिवासी थे, ठीक है, ये तो कथन यहाँ तक सही है। और बौद्ध मतवालिम्बियों के लिए ये अछूत थे, ये कथन यहाँ पर गलत है, वो उनके लिए अछूत नहीं थे। और ये आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है, ये उनके साथ साम्य नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पर यह कथन भी गलत हो जाएगा। दोनों कथन गलत हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही नहीं है। ये प्रश्न भी कथन और कारण से है कि अभिकथन ये कहता है कि उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। ठीक है, और कारण ये कहता है कि हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य भी मौजूद हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने देखना है कि ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। देखिए, जो उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट हुए हैं वो तो हुए हैं पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इनका जो स्थान है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन अभिकथन जो है सही है। और कारण कहता है कि हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य भी मौजूद हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और यदि हम इसको पूरे को दोबारा से पढ़ के देखेंगे तो इसका जो अर्थ है वो भी स्पष्ट होता है। और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और अभी कथन ए कहता है कि ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। कारण यह कहता है कि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। जब भी नहीं आ जाए इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करिए ताकि आपको उसके ऊपर फोकस करने का मौका मिल जाए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि हमारी गलती जो है वो कम हो जाए। देखिए, तो ईसा काल की हम बात करते हैं, पहले 5 शताब्दियों की, और यहाँ पर मलय भारतीयों के अनेक राज्यों की स्थापना की। ये जो टर्म है इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन करिए कि ऐसा हमने कभी भी नहीं पढ़ा है कि पहली जो BC की 5 शताब्दियाँ थी उसमें भारतीयों ने बहुत सारे राज्यों की स्थापना की थी, ऐसा हमने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा है। ये कभी कथन जो है ये गलत है। और कारण कहता है कि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीयों की उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलते। यहाँ पर ये जो नहीं है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मिलते हैं ऐसे कोई भी अवशेष, हमें वहाँ पर नहीं मिलते हैं। कारण इसका बिल्कुल सही है, कारण सही है, लेकिन अभिकथन ए गलत है।
ए गलत है, कारण सही है, राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी। ये कहता है कि मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट राइटर हैं यहाँ पर, एक तो है मोरलैंड और दूसरे हैं बाबर। और बाबर ने यह उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। देखिए जो मोरलैंड की स्टेटमेंट है ना कि भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है क्योंकि मोरलैंड ने इसको अपनी बुक में मेंशन भी कर रखा है। और कारण क्या कहता है कि बाबर ने उल्लेख किया कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत लाए जाते थे। बाबर ने ये कहा। अभी देखिए जो बाबर के बारे में हम यदि पढ़ते हैं, बाबर की जीवनी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कहीं भी हमें नहीं पढ़ने को मिलता है कि उसने सूती वस्त्र के बारे में बताया कि जो भारत में लाए जाते थे काबुल से। ठीक है, ये कथन जो है, ये कारण जो है ना, ये गलत है। कारण गलत है, कथन सही है, कथन सही है, कारण गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी। ये सही है परंतु आर गलत है। 24वां क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूचियों में एक में राज्य हैं, दूसरी सूची में राजधानी है। और ऐसे प्रश्नों को आप तभी कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है, यदि हमें किसी एक के बारे में भी पता है तो और कोड की हेल्प से हमें उसे कर भी सकते हैं, बहुत आसान भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने राज्यों को उनकी राजधानियों के साथ मिलाना है। जल्दी से आप मेरे साथ साथ मिलाइए, देखते हैं कि आपका प्रश्न सही होता है या गलत होता है। निज़ाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, आदिल शाही, इनकी जो राजधानियाँ थी कौन कौन सी थी? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर या फिर बरार। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर को सोचिए। देखिए जो निज़ाम शाही थी उनकी राजधानी थी अहमदनगर। मेरे साथ आप मिलाते जाइए, आपको पता चल जाएगा आपके इस प्रश्न के बारे में कि आपका प्रश्न सही होता है या गलत है। ठीक है, आगे हम मिलाते हैं कुतुब शाही। जो कुतुब शाही थी ये गोलकुंडा की राजधानी थी। ठीक है, और इमाद शाही ये बरार की राजधानी, बरार इसकी राजधानी थी। और आदिल शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? बीजापुर। तो कोड में इसका आंसर देखेंगे, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। फिर से हमने मिलाना है कि सूची 1 में यात्री हैं और सूची 2 में विजयनगर के शासक। पर्टिकुलरली हमें दे रखा है कि ये जो यात्री आए थे ये विजयनगर के शासकों के दौरान आए थे। ठीक है, हमने इनको मिलाना है। ऑप्शन ए है निकोलो डी कॉन्टी, ऑप्शन बी है डोमिंगसे पेज, ऑप्शन सी फ्रेनो नुनीज और ऑप्शन डी है अब्दुल रज़ाक। और जो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या अच्युत राय। हमने देखना है कि कौन कौन से यात्री किस किस के शासक किस समय काल के दौरान आए थे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका भी आंसर सोचिए। देखिए जो निकोलो डी कॉन्टी आए थे ये आए थे देवराय प्रथम के समय काल के दौरान। ठीक है, और डोमिंगसे पेज ये आए थे कृष्णदेवराय के समय के दौरान। और नोनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, तो ये आए थे अच्युत राय के समय विजयनगर में। ठीक है, अब्दुल रज़ाक जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज़ाक के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर की इन्होंने यात्रा की थी। तो यहाँ पर यदि इनको ऑप्शंस में मिलाते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जैसे ही आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे अभिकथन और कारण को, और आपको उसका आंसर भी पता चल जाएगा। देखिए अभिकथन ये कहता है कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषि वर्ग में और भी विभेद कर दिया। ठीक है, और कारण क्या कहते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि में वृद्धि हुई। देखिए स्टेटमेंट को यदि हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, एक स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि कृषि वर्ग में विभेद कर दिया। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि में वृद्धि हो गई थी। आप इसको देखिए कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, जब सब कृषि में वाणिज्यीकरण के कृषि वर्ग में और भी विभेद कर दिया था, ये स्टेटमेंट तो सही है। जैसे ही वाणिज्यीकरण हुआ था कृषि का, तो जो कृषि वर्ग था उसमें विभेद तो हो ही गया था। ठीक है, यदि किसी चीज़ में विभेद हो जाता है तो वहाँ पर जो वाणिज्यीकरण है उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें वृद्धि कैसे हो सकती है? यदि यहाँ पर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है और कारण आर गलत है। ए सही है, कारण आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। कथन और कारण से फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने इसको फिर से ध्यान से करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि अभी कथन ये कहता है कि भारत में कृषि वर्ग की संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही।
ठीक है। और कारण क्या कहता है कि भारतीय कृषक समाज की संरचना जटिल थी। देखिए ये दोनों कथन सही है, क्योंकि भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग थलग बनी रही है, स्थानीय थी ये, ठीक है। और भारतीय कृषक समाज की संरचना काफ़ी जटिल थी, यह भी आपको पता होना चाहिए, आपने थोड़ा सा ध्यान से यदि हिस्ट्री को पढ़ा है तो, ठीक है। दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है और आ ए की सही व्याख्या भी करता है। स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी आप जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तब तक आप नहीं कर सकते। नीचे कथन ये कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। जैसे ही कोई वर्ड आता है उसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिए ताकि आपको उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। और कारण कहता है कि इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया था, ठीक है। आयात बंद कर दिया था, ठीक है, उन्होंने। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 5 वर्षीय योजना दूसरी वाली थी उसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, क्या क्या उन्होंने प्रोविज़न लेकर आए थे उसमें, ठीक है। और इसको यदि हम कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा। ये तो हमें पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग, जो बहुत बड़े बड़े उद्योग थे, उनके पक्ष में काफ़ी बदलाव किए थे। और कारण क्या कहता है कि इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना जाता था। ये कथन गलत है, क्योंकि इसका कारण यह नहीं था कि वो उसको आयात को बंद कर देंगे उससे लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ये कथन, जो कारण इसका है, ये गलत था। तो कारण गलत था, अभिकथन ये सही है। इसका सही आंसर होना चाहिए ए सही है परंतु आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है आप क्वेश्चन नंबर को मेंशन करके नीचे कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। और बिल्कुल आपने यदि रिप्लाई करना है उसकी पूरी डिटेल आपने मेंशन करनी है कि ये आंसर क्यों गलत है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी आसान भी है और लॉजिक से किया जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित को कालक्रम में हमने लगाना है। नीचे 2 कूटों की सहायता से हमने कूट का सही चयन भी करना है। बुक्स दे रखी हैं हमें, बहुत बड़े ग्रंथ हैं, इनको देखना है कि कब कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया था, सबसे पहले कौन सा लिखा गया था, उसके बाद कौन सा लिखा गया था, ठीक है। और इंडिका, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, त्रिपिटक। यदि हमने हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है ना तो हमें यह तो बिल्कुल पता लग जाएगा कि ऋग्वेद ऐसा ग्रंथ है ये सबसे पहले लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद ही सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और इसको यदि हम कूट में जाकर देखते हैं तो सबसे पहले जो लिखा गया था ऑप्शन 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और हम ए और सी को यहाँ पर डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि हमें यह पता है कि त्रिपिटक लिखे गए थे उसके बाद और अर्थशास्त्र बाद में लिखा गया था, इंडिका ऐसी बुक थी जो सबसे बाद में लिखी गई थी, ठीक है। सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद और सबसे बाद में इंडिका लिखी गई थी। यदि हमें यह पता है कि इंडिका सबसे बाद में लिखी गई थी तो ऑप्शन में जाकर देखते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि डी में केवल ए है, ठीक है। यदि ये है तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा ऋग्वेद, फिर आएगा त्रिपिटक, उसके बाद आएंगे अर्थशास्त्र और इंडिका लास्ट में लिखी गई थी। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। श्रीहर्ष, माघ, भारवी, भट्टी, ये सारे के सारे कवि हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा कवि आता है, ठीक है, और उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में यहाँ पर हमने लगाना है, ठीक। और यहाँ पर सबसे पहले जो कवि आए थे वो आए थे भट्टी, ठीक है। उसके पश्चात आते हैं भारवी दूसरे नंबर पर, और 3rd नंबर पर श्रीहर्ष आते हैं, और लास्ट में आते हैं माघ, ठीक है, 4थे नंबर पर। तो इस प्रकार यदि हम कूट में जाकर देखें तो इसका सही आंसर बनना चाहिए सबसे पहले 4 आएगा, 3 आएगा, 1 और 2, 4 3 1 और 2, यहाँ पर ऑप्शन डी में है, डी इसका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है मेहरभोज, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल, या फिर ऑप्शन 4 है वत्सराज। आपने ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा राजा था, उसके बाद कौन सा राजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक हमें इनके कार्यकाल का बारे में पता नहीं होगा तब तक हम इनका आंसर सही नहीं कर सकते। तो आपको इसके कार्यकाल के बारे में पता होना चाहिए, कब से लेकर कब तक इनका शासनकाल चला था। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे, इनका समयकाल था 770 ईस्वी से लेकर के 810 एडी तक, ठीक है, आप इसको नोट करिए।
और उसके पश्चात आते हैं मेहर भोज। मेहर भोज ये प्रतिहार वंश के शासक थे। इनका समयकाल था 836 एडी से लेकर के 885 एडी तक। बहुत लंबा समय का, लगभग 49 ईयर तक इन्होंने अपना शासन चलाया था। और उसके बाद इनके जो बेटे थे महेंद्रपाल इनके ही पुत्र थे। इसका समयकाल इनके पश्चात शुरू होता है 885 के बाद। जैसे इनकी मौत होती है इसके पश्चात इनका शासनकाल शुरू होता है 885 ईस्वी से लेकर के 910 ईस्वी तक इनका समयकाल रहता है। ठीक है। और उसके बाद ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वत्सराज, इनका समयकाल 783 ईस्वी से शुरू होता है और 785 ईस्वी के तक रहता है। ठीक है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक थे। अगर हम यदि इसको हम कूट में मिलाते हैं तो सबसे पहले आएगा 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक धर्मपाल। उसके बाद वत्सराज जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक थे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं वत्सराज। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं मेहर भोज जो महेंद्रपाल के पिताजी थे। और फोर्थ नंबर पर आते हैं महेंद्रपाल। तो यहाँ पर यदि हम कोर्ट में इसका आंसर देखें तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 1, 4, 2 और 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमने चयन करना है। इमारत-उद-दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आसिफ खान का मकबरा और ताजमहल। हमने ये बताना है कि कब कब इनको कौन कौन से सन में बनाया गया था। और यहाँ पर इसके साथ नीचे कूट भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर कूट थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा मकबरा सबसे पहले बनाया गया था। इनके ईयर्स आपको पता होना चाहिए। इमारत-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था 1626 ईस्वी से शुरू किया गया था और 1628 ईस्वी तक ये बना था। ठीक है। 2 साल लग गए थे इसको बनाते समय। जो मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग थे इनको समर्पित ये मकबरा है। ये नूरजहाँ के पिताजी थे इमारत-उद-दौला। ठीक है। हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। ये 1565 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1572 ईस्वी तक काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा और ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है। ये और इमारत-उद-दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, ये यमुना के किनारे पर है। और हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में मिलेगा। ठीक। और आगे बात करते हैं आसिफ खान का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में इससे रिगार्डिंग प्रश्न पूछा जा चुका है। ये पाकिस्तान पंजाब लाहौर में स्थित है ये। और ठीक है, ये नूरजहाँ के भाई थे आसिफ खान, उनका मकबरा है। ये 1645 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा कि ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ बेगम की याद में बनाया था और इसको बनाने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा था। इसलिए 1632 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था और 1653 ईस्वी तक ये चलता रहा। 1653 तक इसका निर्माण चलता रहा। और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनाया था, जिसके आर्किटेक्चर के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा हुमायूं का मकबरा, उसके बाद आता है इमारत-उद-दौला का मकबरा और उसके बाद आता है आसिफ खान का मकबरा और लास्ट में आता है ताजमहल। ठीक, आपने ये भी याद रखना है। और इसको यदि हम कूट में लगाएंगे, यदि यहाँ पर कूट थोड़ा मिसप्रिंट है, आप उसको मिलाएंगे तो आपको इसके ईयर्स ज़रूर पता होने चाहिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके कूट जो है मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बतलाइए। नीचे दे कूट को हमने मिलाना है, देखना है सबसे पहले कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था और आपको इनके ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक ऑप्शन है कन्नौज की लड़ाई, ऑप्शन 2 है खानवाह की लड़ाई, ऑप्शन 3 है पानीपत की तीसरी लड़ाई और चौथा ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई। जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी ये मैं आपको बताता हूँ, ये हुई थी 1540 ईस्वी में। ठीक है। कन्नौज की लड़ाई, शेरशाह ने गंगा के किनारे मुग़ल शासकों को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, आपने ये भी याद रखना। और खानवाह का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबर और मेवाड़ के राजा सांगा के बीच में खानवाह का युद्ध होता है और ये होता है 1527 ईस्वी को। ठीक है। और उसके पश्चात होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, ये होता है 1761 को, बहुत लेट बाद होता है। और पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 को, ये होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जब लोदी वंश का बिल्कुल भी खात्मा हो जाता है पानीपत की पहली लड़ाई के कारण। ठीक है। और जो तीसरा युद्ध होता है, ये जो तीसरी लड़ाई होती है पानीपत की, ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है। ठीक है। और यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो देखना, सबसे पहले आएगा 1526, उसके बाद 1527, फिर आएगा 1540 और लास्ट में आएगा पानीपत की
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे पहले आएगा 4, फिर 2, फिर 1 और 3। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहूँगा इसको। निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर का चयन करिए। आप नीचे वीडियो को पॉज करिए और नीचे यदि आपको पता है इनके समय काल के बारे में पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को मेंशन करते हुए, ठीक है। ऑप्शन 1 है ख्वाजवाइन उल फुतहू। ये बुक कब लिखी गई थी? वाक़यात ए मुश्ताकी और तबक़ात ए अकबरी और कासितार ए जहांगीरी। ये सारी की सारी बुक्स लिखी गई थी। इनके ईयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने इनको कालक्रम में लगाना है, कौन सी बुक पहले लिखी गई थी और कौन सी बुक लास्ट में लिखी गई थी। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले ख्वाजवाइन उल फुतहू लिखी गई थी, उसके बाद वाक़यात ए मुश्ताकी, तबक़ात ए अकबरी उसके पश्चात लिखी गई थी और सबसे लास्ट में लिखी गई थी कासितर ए जहांगीरी। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं इसको कहूँगा। आप यदि ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, हमने ये देखना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता मदरसा, इसकी स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1792 में। इसको जोनाथन डंकन ने इसको स्थापित किया था, ठीक। और फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, ठीक है। लॉर्ड वेल्जली ने इसकी स्थापना की थी। और कलकत्ता मदरसा, आप पेन और नोटबुक लेकर साथ में बैठिए और इन सारे ईयर्स को साथ में नोट करते रहिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में, ठीक है। किसने इसको स्थापित किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, ठीक है। आप ये भी याद रखना, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1784 में, ठीक। अब यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाते हैं तो सबसे पहले आएगा 1781, ठीक है, कलकत्ता मदरसा। उसके बाद आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 और उसके पश्चात आएगा बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 1792 और लास्ट में फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज की किसने की थी? लॉर्ड वेल्जली ने। तो यहाँ पर यदि हम कूट में देखें तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन ए 3, 4, 1 और 2। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? हमने ये बताना है कि ये जो ग्रंथ है नीचे दे रखे हैं, गोदान, आनंदमठ, गीतांजलि, नील दर्पण, इनके प्रकाशन का सही क्रम क्या है? कब कब इनको प्रकाशित किया गया था? इनके ईयर्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नील दर्पण जो 4th नंबर पर है, ये सबसे पहले प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद प्रकाशित होने वाला जो ग्रंथ था और उसके बाद जो प्रकाशित होने वाला ग्रंथ था वो था आनंद मठ, ठीक। और तीसरे नंबर पर जो प्रकाशित किया गया था गीतांजलि और लास्ट में प्रकाशित होता है गोदान, ठीक है। यहाँ पर यदि इसका हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो बनेगा 4, 2, 3 और 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृषि आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? चंपारण, एका, पबना या फिर मोपला आंदोलन कब कब हुए थे? आपने इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी से संबंधित ये चंपारण सत्याग्रह है, ये हुआ था 1917 में, ठीक है। उसके बाद इक्का आंदोलन कभी बुक्स में इसकी वेरिएशन मिलेगी आपको। ये 1919 के लास्ट में शुरू होता था और 1928 तक लगभग काफ़ी लंबा आंदोलन चलता है इक्का आंदोलन। और पाबना विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी समय पहले ये विद्रोह होता है 1873 में, ठीक है। और मोपला विद्रोह जो होता है 1920 में। इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा पबना विद्रोह, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर केवल डी में है। यदि हमें यही पता है, केवल इस आंदोलन के बारे में पता है, तो हम इसका सही आंसर यहाँ से अटैम्प्ट करके जा सकते हैं। और उसके पश्चात आता है चंपारण सत्याग्रह और उसके पश्चात आता है इक्का आंदोलन और लास्ट में आता है मोपला आंदोलन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी।
देखिए, मैंने सबसे पहले जब इस प्रैक्टिस सेट को शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था कि नदियों के ऊपर और जो शहर बसे हुए हैं, जो ख़ास तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी शहर हैं, आप उनको एक बार नोटबुक पर लिखिए और साथ में उन सभी नदियों को मेंशन करिए जिन नदियों के किनारे पर वो बसे हुए शहर थे। तो इसी सूची को हम सूची 2 में मिलाना है और सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में जो उन्होंने शहर दे रखे हैं हमने उनको मिलाना है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था और पीछे मैंने जितने भी 5 प्रीवियस ईयर के सेट्स जो मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और डेडिकेशन से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। हर बार यूजीसी नेट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और मेरे साथ इनको मिलाइए। आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपने ये बताना है कि सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा था, रावी के घग्गर नदी और सतलुज नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है। आपको यदि इसका थोड़ा सा लिंक भी पता है तो तब भी आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। जो सतलुज नदी है ये पंजाब में पड़ती है और ये रोपड़ का जो शहर है सतलुज नदी के किनारे पर है। यहाँ पर डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 केवल यहाँ पर ऑप्शन 1 में है। आपको यदि दूसरी का नहीं भी पता है तभी आप इसका आंसर सही करके जा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तो हो गया सीधा ऑप्शन ए का 2। जो सिंधु नदी के किनारे पर बसा है मोहनजोदड़ो, ठीक है, और रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे पर है और घग्गर कालीबंगन शहर जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और सूची 2 में हमें मिलाना है कि कौन सी जगह से वह रिलेट करती हैं। कारेनियन ब्रीड, जो कार्लेनियन ब्रीड था ये एक प्रकार के मनके होते थे, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, ठीक है। और ताम्र जो है ये हैं राजस्थान से संबंध रखते। और आर्कमेडू एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये है आर्कमेडू एक बंदरगाह थी, ठीक। और ताम्र लिपि ये बंगाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में मिलाते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा लॉजिक से करना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामिनर ट्रिक से साथ ही इसको थोड़ा सा चेंज करता है और क्वेश्चंस को बना देता है। हमने सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। गणतंत्र, उत्तरी काली, पॉलिश्ड वेयर और सी ऑप्शन है गिरनार अभिलेख और ऑप्शन डी है शाक्य। और सूची 2 में है रुद्रा दमन और शती ईसा पूर्व और कपिलवस्तु और गांगेय के मैदान। देखिए, आपको यदि इसके थोड़े से भी ऑप्शंस के बारे में पता है, देखिए जो गिरनार अभिलेख है ये रुद्रादामन के साथ संबंध रखता है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख को कहा जाता है, ये रुद्रादामन ने बनवाया था इसको। आपको इसके बारे में मैंने पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया। तो यहाँ पर यदि सी का ऑप्शन 1 के साथ मिलता है और सी का 1 के साथ यहाँ पर 2 में है, ठीक है, बी में और सी में, हम इसको बिल्कुल पहले डी को और फिर ए को एलिमिनेट ही कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगले ऑप्शंस किस चीज़ से मिलते हैं। देखिए, जो गणतंत्र थे ये गंगा के मैदानों में जो 2 गणराज्य ऐसे थे जो गणतंत्र हुआ करते थे, ठीक है। और ए का 4 यहाँ पर है सी ऑप्शन में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तो पता चल जाएगा। देखिए, उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर थी, बी का 2, ये छठी ईसा पूर्व के साथ मिलेगा। और जो शाक्य थे ये कपिलवस्तु के थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए कोड की सहायता से हमने सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में जो राइटर्स हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आप एक नोटबुक पर इन सारे राइटर्स को लिखिए, उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी बुक्स हैं उनको लिखिए और बार बार रिवाइज़ करिए। इन बुक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप जब तक उनको रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप इनके आंसर्स को सही नहीं कर सकते। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप एक वीडियो को देखेंगे, उसमें जितने भी यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में जितने भी बुक्स और राइटर के ऊपर क्वेश्चंस बनाए गए हैं यूजीसी के द्वारा, सभी मैंने एक ही वीडियो में सारे के सारे को एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन उसमें एक के एक बात बहुत अच्छी वो वीडियो है, आप जाकर के ज़रूर देखिए, आपको उससे बहुत हेल्प होगी। यहाँ पर हम सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाएंगे
ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी है अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी है खफ़ी खां। हमने देखना है कि इनमें से कौन से राइटर ने कौन सी बुक को लिखा था। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। देखिए अब्दुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। मेरे साथ आप इसको मिलाते भी जाइए, देखना आपका आंसर सही होता है या फिर गलत। तो जियाउद्दीन बरनी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने इसी वीडियो में आपको इस बुक के बारे में भी बताया है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने बुक लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और अब्दुल हमीद लाहौरी, और यदि आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो आप इस प्रश्न का आंसर भी आसानी से कर सकते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी बादशाहनामा। ठीक है, और खफ़ी खां के द्वारा लिखी गई बुक थी मुंतखब उल लुबाब। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी बुक है। यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमने यहाँ पर नहीं को जरूर अंडरलाइन करना है। एक लाइन में हमें दे रखे हैं सम्राट, और उनके द्वारा जब शासन किया गया था तो उन्होंने अपने शासन को, अपने पूरे एरियाज़ को कितने सूबों में बांट रखा था, हमने ये बताना है। ठीक है, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अकबर के सामने 15 सूबे हैं, जहांगीर के 15 और शाहजहां के 18 और औरंगजेब के 24। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का आंसर सोचिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से सोचिए। सही उत्तर है यहाँ पर अकबर के 15 सूबे थे, ये सही है, और जहांगीर के भी 15 थे, ये भी सही है। और शाहजहां ने अपने सूबों को कितने हिस्सों में बांटा था, ये 18 हिस्सों में, ये भी सही है। और औरंगजेब के जो सूबे थे उसने अपना शासन कितने सूबों में बांट रखा था, 24 में, ये गलत है। उसके जो शासन का पूरा एरिया था वो 20 सूबों में बांटा हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अकबरकालीन निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमने फिर से नहीं के ऊपर ज़रूर फोकस रखना है। घटनाएं हैं और उनके संबंधित वर्ष हैं, कब कब उनको कौन से वर्ष में किया गया था। मेड़ता को हस्तगत करना, अकबर के द्वारा मेड़ता को हस्तगत किया गया था, वो कब किया गया था, ये किया गया था 1562 में, ये बिल्कुल सही है। और असीरगढ़ का घेरा ये 1601 ईस्वी में ही किया था, और गोंडवाना की विजय ये 1564 ईस्वी में की गई थी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। हमने देखना है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उड़ीसा की विजय 1582, नहीं, ये 1582 में नहीं हुई थी। और हाँ, मुझे क्या बता सकते हैं कि उड़ीसा की विजय अकबर ने कब की थी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है उड़ीसा की विजय 1582 में नहीं हुई थी, ये गलत है। आप नीचे जल्दी से कमेंट करिए कि कौन से साल में उड़ीसा की विजय की गई थी, उड़ीसा को विजय किया गया था अकबर के द्वारा। राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन डी। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। और सूची 1 में हमें राइटर्स दे रखे हैं और सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई जो पत्रिकाएं हैं, जो बुक्स हैं, उनके द्वारा लिखी गई। हमने उनको बताना है कि कौन सा राइटर किस के साथ संबंध रखता है। ऑप्शन ए है डेविड आर्नल्ड, ऑप्शन बी डेवियल लुडेन, ऑप्शन सी डेविड पेज, ऑप्शन डी C.A. बेली। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। देखिए, डेविड आर्नल्ड जो संबंधित थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ये लिखी थी द कांग्रेस इन द तमिलनाडु। ठीक है, और ऑप्शन बी है डेविल लुडेन, इन्होंने लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और डेविड पेज के द्वारा लिखी गई बुक थी द प्रील्यूड टू द पार्टीशन, और ऑप्शन डी है C.A. बेली के द्वारा लिखी गई थी द लोकल रूट्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ऑप्शन 2 के साथ। यहाँ पर सही आंसर इसका होना चाहिए A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, और सूची 1 में जो बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं हमारी और किस चीज़ के साथ संबंध रखती हैं, हमने सूची 2 के साथ उनको मिलाना है। यहाँ पर नौरोजी, तिलक, गांधी जी और नेहरू हैं, इनको हमने मिलाना है। देखिए, जो गांधी जी थे, आप मेरे साथ मिलाते जाइए। गांधी जी जो थे हरिजन पत्रिका के साथ संबंध रखते थे। सी का ऑप्शन ए के साथ सही मिलान हो जाता है। सी का 1 यहाँ पर है, और 2 ऑप्शन में, एक है ऑप्शन डी और दूसरा है ऑप्शन बी। यहाँ पर ए और सी को हम एलिमिनेट ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं कौन सा मिलता है। और जो नेहरू जी थे
वो संबंध रखते थे पंचशील के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डी का 3 यहाँ पर है ऑप्शन बी में केवल। ठीक है, यहाँ पर इसका सीधा आंसर मिलाएं हम तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाना चाहिए। ए का 2 दादा भाई नौरोजी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी इन्होंने निकाली थी, और जो तिलक जो थे ये स्वराज के साथ संबंध रखते थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। रूसो, मार्क ब्लॉक, एफ एंजलोस और एम एन श्रीनिवासन, आपने ये बताना है कि कौन कौन से सूची 2 के साथ ये मिलते हैं। देखिए, तो आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट भी करिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, जो रूसो थे वो जनरल विल के साथ संबंध रखते थे, जे जनरल विल के साथ संबंध है उनका, रूसो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मार्क ब्लॉक जो थे ये सामंत शाही विचारधारा से संबंध रखते हैं। और एफ एंजलस जो थे ये हैं समाजवाद के साथ संबंध रखते हैं। और एम एन श्रीनिवासन ये संस्कृतकरण के साथ संबंध रखते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। यहाँ पर पैराग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप पैराग्राफ को हमेशा से ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद दिए गए उनके ऑप्शंस को पढ़िए। आपको ये पता चल जाएगा कि पैराग्राफ में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि पैराग्राफ से जो 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको यदि गलत करके आएंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, और आपने इनको गलत बिल्कुल नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अपने आप ठीक होते जाएंगे। थोड़ा सा हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। फिर भी करोड़ों लोग जो समस्त भारतीय प्रायद्वीप में खुशियां मना रहे थे, अर्धरात्रि को भारत की नियति के साथ भेंट पर नेहरू का भाषण सुनकर रोमांचित हो रहे थे, और जिन्होंने उस समय बालक रहे व्यक्ति के लिए 15 अगस्त को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया था, वे पूर्णारेपत भ्रांति के शिकार नहीं थे। 1948 और 51 में कम्युनिस्टों ने अपनी कीमत पर ही जाना कि यह आज़ादी झूठी है, कि नारे के दम नहीं था। भारत की स्वाधीनता उपनिवेशवाद के विघटन की ऐसी प्रक्रिया का आरंभ थी जिसे कम से कम यहाँ तक राजनीतिक स्वाधीनता का प्रश्न है रोकना कठिन सिद्ध हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका की कठपुतली होने के स्थान पर भारत ने नेहरू के नेतृत्व में धीरे धीरे एक स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की, जो उस समय के गुट निरपेक्षता की नई धारणा पर और समाजवादी देशों और उभरती हुई तीसरी दुनिया के साथ मैत्री पर आधारित थी। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को मोटे तौर पर एक लोकतांत्रिक संविधान की घोषणा की गई, जो अनेक सीमाओं के बावजूद अंत तक सार्वत्रिक व्यापक मताधिकार के मुद्दे की अवहेलना करने वाली ब्रिटिश भारतीय संस्थाओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील था। ठीक है, राजाओं और जमींदारों को धीरे धीरे बेदखल किया गया, भूमि की सीमा निश्चित की गई और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के पुराने आदेशों को 1956 में प्राप्त कर लिया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजित विकास द्वारा मूलभूत उद्योगों का निर्माण किया गया, और आधी सदी तक खाद्यान्न उत्पादन में जो ठहराव बना हुआ था उसकी तुलना में उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई। ठीक है, पैराग्राफ को हमने ध्यान से पढ़ा है। आगे हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं हम उनको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ से आगे जो 4 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति के साथ भेंट किसे इंगित करता है? संसद में नेहरू का उद्घाटन भाषण, 15 अगस्त 1947 समारोह मनाना, भारत की स्वतंत्रता जिसे हम स्वाधीनता कहते हैं, और उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। ठीक है, आपने पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत की स्वतंत्रता जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को मनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा? ठीक है, पैराग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्यों असफल रहा? क्योंकि यह भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभर कर सामने आया? ठीक है, पैराग्राफ को थोड़ा सा आपने यदि ध्यान से पढ़ा है तो प्रजातांत्रिक सरकार तथा नीति के विकास के माध्यम से भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप उभर कर सामने आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इस प्रैक्टिस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? हमने लास्ट में पैराग्राफ के लास्ट में पढ़ा कि राज्यों के भाषा आधारित पुनर्गठन के द्वारा उनका पुनर्गठन किया गया था। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आप यदि इसी प्रकार और सेट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए कि आपको ऐसे और प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रश्न हमने बहुत ही सिलेक्टिवली यूज़ किए हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में जो आपकी गलती होने की संभावना है और कम हो जाए। ये मोस्टली क्वेश्चन या तो यूपीएससी में पूछे गए हैं या फिर यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। ठीक है, आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को लाइक भी किया, थैंक यू सो मच। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोविड से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसको हमने हराना है। इसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पर भी तैयार रखिए। थैंक यू सो मच।